हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो 12th क्लास की आज फर्स्ट क्लास और एक नई जर्नी, और इस नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं हमारे एक खूबसूरत से चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक माना जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना? जिसके अंदर आपकी पहली पढ़ाई यूनिट्स बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी जाएगी। ठीक है ना? उसका एक खूबसूरत सा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या स्टडी हम करेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे, देखो सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब किस चीज का इंट्रोडक्शन? चार्ज का प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज जानते हो ना आप? ठीक है ना? इसके बारे में देखेंगे अभी क्या है चार्ज, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, ये आज देखेंगे आज की क्लास में। दूसरा हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो नंबर 3 पे हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है एक चार्ज पार्टिकल को, उसका मेथड। मेथड इसके 3 होते हैं हमारे पास में। पहला मेथड होता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है, जिससे एनर्जी डेवलप की जाती है और हम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा मेथड बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन। तीसरा मेथड बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। तो 3 मेथड होंगे और इसके ऊपर कुछ हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम्स। क्या देखेंगे? प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? देखो यार, जो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है ना? आप समझ सकते हो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मतलब है वो ऐसे समझ सकते हो आप कि ये है इलेक्ट्रो प्लस में स्टैटिक्स। क्योंकि आप इलेक्ट्रो का मतलब जानते हो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बड़े कुछ मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास, कुछ चार्ज भी होता है हमारे पास में। तो हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? और स्टैटिक्स का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, रेस्ट। क्या बोलो? रेस्ट। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब एक ऐसी ब्रांच बोली जा सकती है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, जिसके अंदर हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में। और वो चार्ज किस में होना चाहिए, किस सिचुएशन में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है ना? तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, और चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है? क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मतलब हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। रिलेटिव में अगर हम एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होगा हमारे पास में, वो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, पहला चैप्टर ये होगा आपका। सेकंड चैप्टर होगा इसमें, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड बहुत खूबसूरत सा चैप्टर कैपेसिटर। क्या बोलो? कैपेसिटर। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। क्लियर है बात? ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर में डिवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल और कैपेसिटर के अंदर। अब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमें स्टडी करना चार्ज के बारे में, और चार्ज भी किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। और आज की क्लास में हम बात कर देते हैं कि हम पढ़ेंगे चार्ज का इंट्रोडक्शन, चार्ज का इंट्रोडक्शन, और इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे हम कि किस तरीके से चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आज की क्लास में ये पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है ना? ओके। तो माय नेम इज अनिल वर्मा और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल VCP क्लासेस अनिल वर्मा में। तो आज नई बिल्कुल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों और साथ के साथ नोट्स बनाइए। ठीक है ना? वीडियोस को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो और अच्छे अच्छे आप नोट्स बना सकते हो।
अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज के ऊपर। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज नोट हो गया? हो गया? साफ करते हैं भाई, ठीक, अच्छी बात। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चार्ज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपने ये पढ़ा हुआ कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस आपके पास में, हर एक सब्सटेंस कैसे बना है? एटमों से बना है। और एक एटम जो होता है वो 3 तरीके के पार्टिकलों से मिलकर बना है। एटम जो होता है वो 3 तरीके के पार्टिकलों से मिलकर बना है। 3 तरीके के यानी कि 3 आपके पास में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास में। कौन कौन से हैं आप जानते हो? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ई से रिप्रेजेंट इनको कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और आपका जैसे कि न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन। नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना बच्चों, वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 19 कूलम। अगर बात करें कूलम, तो कूलम एक साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखी गई है, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट हम क्या याद रखेंगे? कूलम्स रखेंगे। दिस इज द एसआई यूनिट। कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट अपने पास में इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो चार्ज की यूनिट है वो लेंगे कूलम। अब बात करते हैं प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन के पास भी चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम ही होता है बच्चों। एक बात तो समझ में आई, हमारे पास में जितना नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव। समझे बात? इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव, प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमारा धर्म आपको ये छोटी छोटी बातें बताना चैप्टर को स्टार्ट करने से। आज के लेक्चर बिल्कुल बेसिक बातें होंगी, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्लियर है ना? चार्ज का इंट्रोडक्शन। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं। अब थोड़ी सी बात आपको ये पता होना चाहिए कि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 30 1 kg। 1 kg। प्रोटॉन का मास अगर हम मोटे तौर पे बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास क्या ले सकते हो आप? इक्वल। और कितना ले सकते हो? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। माइनस 27 kg, ये भी आपको याद होने चाहिए। हाँ, हमें एक बात तो समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, 10 टू पावर माइनस 31, 10 टू पावर माइनस 20, काफी डिफरेंस है, स्मॉल मास है। ठीक है ना इलेक्ट्रॉन्स का। वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी स्मॉल ही है, 10 टू पावर माइनस 27, बट इसके कंपेरिजन में इसका मास इज वेरी स्मॉल। समझ गए होगे ना? क्लियर है बात? अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी बात? क्लियर है ना? ओके, आपको आवाज अच्छी से तरीके से आ रही होगी, ठीक, बोर्ड पूरा कवर हो रहा होगा, यस, अच्छा हो रहा है बच्चों। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल्स मीन्स आप समझ सकते हो कि वैसे हम अगर बात करें एक मॉडर्न रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पास में और छोटे पार्टिकल्स को खोजा गया है जिसको बोला जा सकता है क्वार्क्स। क्या बोला जा सकता है? क्वार्क्स। ठीक, वो अपने कोर्स में नहीं है तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे नीचे वाले बिल्कुल बेसिक पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल, साइंस वहां से किसी भी साइंस जो है वहां से अपनी साइंस को मतलब अपनी नॉलेज को कंसिडर करती है, मतलब एक बेस पार्टिकल है इसको बोला जा सकता है। उससे आगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बोला जा सकता है साइंस की इसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना? तो चार्ज होता है इतना इतना होता है, मास होता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है सर? ठीक है ना, हमें ये एक बात और पता है सर कि एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। मींस एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को अगर रिकंबाइन कर दिया जाए तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, रिकंबाइन कर दो, मिला दो उनको, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट जरूर करते चले जाना बच्चों इनको, ठीक है? अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए आप, ठीक है? अच्छा भाई, मीन से एक बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब तो एक बात समझ में आई सर कि हमारे पास में अगर बात की जाए एक एटम की, किसकी बात की जाए? एटम की। सबको पता है कि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब एक बात समझ में आई सर,
मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ आई बात? एक एटम के पास में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बात? ठीक है ना? इट मींस एटम के पास तो नेट चार्ज की बात की जाए तो नेट चार्ज होता है 0। कितना होता है? 0। तो एटम अपने आप में एक न्यूट्रल है, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इसको बोला जा सकता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल अपने आप में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ठीक। तो एटम अपने आप में कैसा है? न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है उसके पास? क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों उतने ही प्रोटॉन्स है। मींस जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। नेट चार्ज इज 0, नेट चार्ज इज 0, इसलिए उसको न्यूट्रल बोला गया। खैर, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है। ठीक है, एटम के अंदर तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें आपको बता के चल रहे हैं। आगे चलते हैं सर। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे मैं कोई भी एटम ले लेता हूं बच्चों, जैसे मैंने देखो क्या किया। मान लो ऐसा सोचो कि एक न्यूक्लियस है और मान लो ऑर्बिट्स होंगे इसके बाहर को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा सोचो मेरे पास एक एटम था, उसके पास में मान लो 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। एक ये क्लियर बात। अब मेरे पास में ये एटम ही था, हमारे पास में 5 प्रोटॉन्स थे, 5 न्यूट्रॉन्स थे, बट मैंने क्या किया, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स क्या हुआ? समझो 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4। 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब कितने हैं? 4 ही इलेक्ट्रॉन है सर। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? लॉस। कहां गया? लॉस। मतलब इसने, हमारे इस एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। लॉस वो किसी तरीके से भी लॉस किया होगा, कुछ एनर्जी देके, किसी फॉर्म में एनर्जी दी होगी आपने, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के चला गया। ठीक। दूसरी सिचुएशन ये पढ़ते हैं कि अपने पास में वही कंडीशन, वही एटम, हमारे पास 5 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे जो न्यूक्लियस में है। क्यों? न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे हम। क्लियर है? ठीक। अब यहां पर क्या हुआ इस ऑर्बिट के अंदर? देखिए आप, यहां पर मैंने मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इसने क्या किया? पहले 5, जब कितने हो गए? 6। तो यहां पर इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को गेन। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात? ठीक। मान लो ये अपना एटम था, इस एटम का मास m था। एटम का मास जो है वो m था पहले। क्लियर? अच्छा, एक बात और समझो, एक बात समझ में आई सर हमें। अगर इसके पास, हमने कहा था कि यहां पर 5 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं? ध्यान से देखिए आप, यहां पर कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन है यहां पर, 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एटम के पास नेट चार्ज 0। नेट चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज कितना है? 0। ये न्यूट्रल है बिल्कुल। ठीक है ना? अब बात करते हैं, मास m था इसका। ठीक है, अगर यहां पर, अगर बात यहां पर करें तो यहां पर देखिए 5 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई। ठीक है ना? यहां पर क्या हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन 4 थे, 5 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल, तो नेट चार्ज 0 हो जाता। बट यहां पर तो 5 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो मतलब इस एटम के पास में चार्ज आ चुका है। कैसा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। कैसा आ चुका है? पॉजिटिव। बट एक बात ध्यान से देखें, इन दिस सिचुएशंस मान लो मास जो था इसका m1 हो गया। m1 मास जो है हमारे पास में m मास से लेस है। क्या है? लेस। क्यों? 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 यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 4 थे, 4 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मतलब कुछ मास गया, कुछ मास गया। अभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो मास होता है ना, 9.1 इंटू 10⁻31। अब मास का लॉस हुआ मतलब मास तो कुछ कम होगा, वो अलग बात रहे। इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसको कई बार काउंट भी नहीं करते हैं। बट मास इज स्लाइटली डिक्रीज। ठीक है ना? थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, मास यहां पर स्लाइटली डिक्रीज हो गया। मास इन दिस सिचुएशन स्लाइटली डिक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। डेफिसिट हुई तो पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, पॉजिटिव चार्ज आया।
मास इसका स्लाइटली डिक्रीज हो गया। इन दिस सिचुएशन देखिए आप, यहां पर इलेक्ट्रॉन आया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आया। अगर इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन आया है तो आप ये बताइए मेरे को, अब 6 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेस। क्या हो गए, एक्सेस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बढ़ गए। अब 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन तो बचा। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो कुल मिला के इस एटम के पास चार्ज आ चुका है बच्चों नेगेटिव। क्या आ चुका है, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना आपको किसी भी एटम, किसी भी सब्सटेंस पे, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कीजिए, इलेक्ट्रॉन को गेन कीजिए। अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कीजिए। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन आए हैं और इलेक्ट्रॉन आया है, तो मास क्या हुआ होगा, इसका मास मान लेता हूं अब m2 है, और इसका मास जो है वो m मास से ज्यादा होगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। इसका जो मास है, मास ऑफ दिस एटम इन दिस सिचुएशन स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, स्लाइटली इंक्रीज। क्या मेरी बात क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर। तो एक बात समझ में आई, कोई भी एटम या इसकी जगह कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप गेन कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस कर रहे हो वहां पर, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बात क्लियर है, समझ आ रही है बात, ठीक है, ओके। तो ये बात समझ में आई सर, ठीक। अब देख, नोट कर लो, नोट कर ले जल्दी से, कर लिया नोट, ओके, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमें एक बात समझ में आई, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर आप चार्ज प्रोड्यूस करने का क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करो या इलेक्ट्रॉन को गेन करो, इलेक्ट्रॉन का लॉस करो या इलेक्ट्रॉन को गेन कर सको, तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमने एक बात समझ में आई कि हमारे पास में देखिए दो बॉडी ले लेता हूं, एक बॉडी ए थी और यहां पर एक बॉडी बी ले लेते हैं। एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। मान लो अपने पास में, अभी इसके पास नेट चार्ज 0 था, अभी इसके पास नेट चार्ज कितना था, 0। कितना था, 0। अब मान लो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस कर दिया तो इस बॉडी पे, ए बॉडी पर, अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। अगर हमारे पास में इस बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, क्या कर लिया, गेन, तो हमें पता इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। एक्सेस हो गए ना इलेक्ट्रॉन, कैसे हो गए, एक्सेस। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का यहां पर लॉस हुआ है, कुछ मास गया है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा, स्लाइटली लेस देन m। मतलब मान लो इसका मास a का ये हो गया हमारे पास में, तो इसका मास स्लाइटली लेस हो जाएगा, ये लिख देते हैं, स्लाइटली लेस, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहां पर जो मास है वो क्या हो जाएगा, मास जो होगा वो क्या होगा, स्लाइटली बढ़ जाएगा, स्लाइटली मोर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा, ठीक है ना, स्लाइटली थोड़ा सा। अब एक बात समझ में आई सर हमें, अब कभी भी, अब किसी भी बॉडी को, एक बात ध्यान से सोचो, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है और आपको पता कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है या नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। अब किसी कोई बॉडी है, ये बॉडी है, मान लो अपने पास में, ऐसा समझो, एक मिनट, तो मान लो इस बॉडी के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज था, ऐसा। अब इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा तो बॉडी थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, उस केस में मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट एक बात ध्यान से देखें, इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ गया पूरी बॉडी पर, तो नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी भी क्या होगी, एक्सपेंड। इस केस में भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इन दिस केस जो बॉडी का वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। इन दिस केस ऑल्सो वॉल्यूम इंक्रीज, ये बात ध्यान में रखो। क्लियर बात है, क्लियर है, ओके। तो अब बात सुनो ध्यान से, हम एक चीज पढ़ी हुई है, उसको बोलते थे आप डेंसिटी।
डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इन दिस केस मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। मास इंक्रीज हो रहा है तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक। बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम कह रही है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। अब ये क्या बात, क्या डेंसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं, कोई एक फैक्टर बढ़ा रहा है डेंसिटी को और दूसरा फैक्टर घटा रहा है। समझ में आ रही बात? एक फैक्टर घटा, अरे डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा डेंसिटी घटेगी। बट मास तो बढ़ रहा है, यहां पर बढ़ रहा है, देखो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। बट वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम बढ़ाओगे डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटाओगे डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये कह रहा है वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, इस केस में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। बट क्या है, एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है डेंसिटी को। बट देखिए मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो मास इंक्रीज होता है, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। हम ऐसा मानते हैं मास में कोई चेंजेस नहीं आया बट वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, तो हम ये फैक्टर्स डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं आप। तो हम ऐसा बोलेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। तो मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम इस केस में इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? डेंसिटी होगी अपने पास में डिक्रीज। ओके, यहां पर भी डेंसिटी जो है अपने पास में, डेंसिटी इन दिस केस ऑल्सो डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होगी, दोनों केस में ही डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ऐसा हमारे पास में नीट में कई बार मतलब इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लो मैं कहता हूं आपसे एक सोप बबल है, क्या है? एक सोप बबल है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं आपसे कि मेरे पास में एक सोप बबल है, सोप बबल है, सोप बबल को चार्ज कर दिया जाता है, या और कोई भी ड्रॉप्स ले सकते हो आप। अगर कोई भी उसको चाहे आप पॉजिटिवली चार्ज करो या फिर उसको आप नेगेटिवली चार्ज करो, इन दोनों केस में ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर है ना बात? समझ में आई बात? ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा ना आपको? ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। यहां पर क्या चीज है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, अभी देख लेंगे मेथड भी क्या है। क्लियर है बच्चों? नोट हो गया? कर दूं साहब? ओके। तो एक बात समझ में आई सर, देखिए ओवरऑल एक बात मैं बताता हूं, हम सबसे पहले जो पढ़ना है, स्टडी करना है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए हमारा, कॉन्सेप्ट चार्ज कैसे प्रोड्यूस करता है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताया है, चार्ज को कब कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। चार्ज, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करती है तो कैसा आता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन को कुल मिलाकर ट्रांसफर करना होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करो आप, ठीक है ना। ट्रांसफर करने का मतलब मान लो दो बॉडी आपके पास में, एक ए बॉडी एक बी बॉडी है। ए बॉडी ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ए ने लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज, अब बी ने गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मतलब जो लॉस कर रही है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, गेन कर रहा है नेगेटिव चार्ज। मतलब कुल मिला के ऐसा बोला जा सकता है अगर आप चार्ज को प्रोड्यूस करोगे, अगर हम चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ट्रांसफर आप किस मेथड से करते हैं वो आपकी मर्जी है, हम 3 मेथड यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी मेथड हो सकते हैं आपके पास में किसी बॉडी को चार्ज करने के, ठीक है ना। यहां पर 3 मेथड हम देखेंगे। क्लियर है बात? ओके ठीक। तो यानी कि जैसे चार्ज है क्या चीज, अब उसको देख लेते हैं, चार्ज की क्या डेफिनेशन हो सकती है हमारे पास में। मैं आपको एक बताता हूं, जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, देखो देखो यार एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट में फील आनी चाहिए। फील आने का मतलब हाँ ऐसे ऐसे होता है, अगर ऐसा है तो ऐसे होता होगा। इसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद अगर फील नहीं लोगे, एक क्लास हो गई हमारे पास में, हमने पढ़ ली, ठीक है ये अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, अगर एक उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक भी क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के दे दिया, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन तब तक सोल्व नहीं होंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ
हालांकि क्लैरिटी आएगी, बट कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है ना। अब आप कितनी बुक सोल्व करोगे, ठीक है ना, हजारों बुक, सैकड़ों बुक है हमारे पास में, कौन सी बुक्स सोल्व करेंगे, इतने क्वेश्चंस है हमारे पास में बुक्स के अंदर। अगर टोटल क्वेश्चन देखने लग जाएं फिजिक्स के 11th 12th के, तो हमारे पास में पूरी जिंदगी लग जाएगी, पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो हमें पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि इस कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। हमें सबसे मतलब पहले तो हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि इसके पास ये कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व होगा आपसे। अगर बिल्कुल नया भी क्वेश्चन हो गया, मान लो एक टाइम पे नहीं आया, 1 घंटे में 2 घंटे में आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी बात, इसके साथ में आपके कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन मतलब जब किसी क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईयरफोन लगा ली, ठीक है ना, ईयरफोन लगा ली, गाने मतलब सॉन्ग्स हमने चला हुए हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना, और कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, तो पूरा फोकस नहीं होगा आपका, ठीक है ना। पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए उसके ऊपर पीछे क्या है, ठीक है, क्या लॉजिक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज किसके पास प्रोड्यूस कर सकता है, एक बॉडी के अंदर, एक बॉडी के अंदर है। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ सकता है। मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है कि आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे किया है, लॉस क्या गेन किया है, कितने किए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बोल सकता हूं एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारे पास में इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। तो एक बॉडी की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो वो बॉडी होगी, दैट बॉडी प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जिसकी वजह से वो जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करने लगेगी कुछ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। और यही बोल सकते हैं कि एज वेल एज वो बॉडी है, एज वेल एज इट इज एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उसको फील भी कर पाएगा चार्ज पार्टिकल। एक ऐसा पार्टिकल, आप ऐसा सोचो, आप ध्यान से देखें कि मान लो हमारे पास में ये एक हमारा रूम है और उस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आपको कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर एक चार्ज बॉडी लेके आओ या एक चार्ज पार्टिकल को लेके आओ, वो चार्ज पार्टिकल ही फील कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है ना, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मास ही फील कर पाता है कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां पर फील्ड है, क्लियर है ना। यहां ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको कौन फील कर पाता है, कौन एक्सपीरियंस करता है, दैट इज चार्ज। और चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमें ये बात भी पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी होता है अपने पास में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो चार्ज पार्टिकल हमें पता है कि अगर रेस्ट पे है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। खास आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है आपने तो भी कोई खास बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, इसी में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो अलग बात है अगर एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है। मोशन भी दो तरीके का हो सकता है, कि हो सकता है कि आपका चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है आपके पास चार्ज पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन जीरो ना हो, कुछ हो, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। कैसी वेलोसिटी चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमारे पास में चार्ज पार्टिकल, तो वो प्रोड्यूस करता है
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नीट कई बार पूछ किए क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस कर अपने अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्सेलरेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब एक्सेलेरेशन है उसके अंदर, तो चार्ज पार्टिकल करेगा प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द, आप ये समझ सकते हैं हमारे पास में कि एक फिनिशिंग पॉइंट है, एक फिनिशिंग टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे, ईएमआई पढ़ लेंगे, एसी पढ़ लेंगे, फिर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है बात, ठीक है ना, वेव पढ़ना में। तो ये चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना, तो यही मैं बोल रहा हूं कि ये किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो सकती है। उस प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बॉडी के पास या नेगेटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, तो वो इलेक्ट्रिकल यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगते हैं। या फिर वो चार्ज पार्टी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो वो उस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के जो इफेक्ट्स हैं उसको महसूस कर सकता है। यही तो प्रोड्यूस करेगा और ये महसूस करेगा। ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास में ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे मैंने एक बॉडी ली थी, अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी। कोई बॉडी, जैसे मैं आपसे बोलता हूं, सुने ध्यान से, मेरे पास में दो बॉडी, एक तो बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। अब इसके पास में ये, इसके पास नेट चार्ज जीरो था, इसके पास भी नेट चार्ज जीरो, दोनों के पास नेट चार्ज जीरो है, दोनों के पास नेट चार्ज कितना है, जीरो। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसके पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और इसके पास नेगेटिव। मतलब ऐसा भी समझा जा सकता है कि डेफिशिएंसी और छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर दो या एक्सेस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज। क्या मिलेगा, चार्ज। बोल क्लियर है मेरी बात, ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है बात, समझ में आया, अच्छी तरीके से आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास में प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या, मेन ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ द चार्ज क्या है, ओरिजिन ऑफ द चार्ज ये है बच्चों कि आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसका ट्रांसफर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करो या इलेक्ट्रॉन को गेन करो, एक काम हमें करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करना पड़ेगा। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक। फिर मैंने बताया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम पढ़ेंगे। अब मोशन में है तो मोशन दो तरीके का हो सकता है, एक्सेलेटेड हो सकता है, नॉन एक्सेलेटिंग हो सकता है, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम पढ़ेंगे इसको भी, ठीक। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है उसकी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, एक वेव प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कभी आपने सुना हो 10th क्लास में, देखियो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ा बहुत पढ़ाया गया हो लाइट चैप्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है ना, उसको हम देखेंगे। क्लियर है बात अच्छी तरीके से, ठीक। चलो बच्चों, उसके बाद देख लेते हैं, ये था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करना है वो अपन देखेंगे मेथड्स में इसके, ठीक है। सबसे पहले अब हेडिंग डाल लो बच्चों, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहले तो मैं बता देता हूं कि चार्ज है क्या, उस चार्ज को मेजर किया जा सकता है। भाई किसी भी कोई बॉडी है, उसके पास
पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, कितना अमाउंट है, ठीक है ना, क्या उसको मेजर किया जा सकता है? यस। तो ये क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है ये बताते। चार्ज इज ए स्केलर और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्केलर डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया डिराइव्ड क्या है? ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव्ड कौन सी होती हैं और सप्लीमेंट्री कौन सी होती हैं। जो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज, टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से या डिवीजन करके जो एक नई क्वांटिटी बनती है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने एक चीज पढ़ी हुई इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास में पढ़ा हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम टी, ठीक है ना। तो यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट एम्पियर होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी एम्पियर होता है और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से एक नई क्वांटिटी बनाई, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ए टी। क्या हो जाएगा? ए टी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इज ए टी, इज ए टी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ए टी। क्या है? ए टी। बहुत जगह पर यूज होगा अपने पास में 12th क्लास में। ए टी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों। क्लियर बात है? क्लियर है ना? ओके, ठीक। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब दूसरी प्रॉपर्टी में आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो बच्चों यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, वो होती है कूलॉम। क्या होती है? कूलॉम। तो कूलॉम यूनिट होती है इसकी, कैपिटल सी से इसको डिनोट करेंगे हम, कैपिटल सी से, ठीक है ना। और भी कई यूनिट यूज कर लेते हैं इसकी हम, जैसे फैराडे यूज कर लेते हैं, फैराडे। अब आपको यह पता होना चाहिए सर कि फैराडे क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों फैराडे की अगर बात करें हम तो फैराडे, लाइट देख लेते हैं बच्चों, कैमरा, सब बोर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है? यस, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, हम बात करें ऐसा यूनिट चार्ज की जो होती है वो कूलम होती है, ठीक है। और भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं जैसे फैराडे, फैराडे भी यूज करते हैं। ये फैराडे क्या होता है? मतलब ये बोला जा सकता है कि चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक बात बताऊंगा, अब एक 1 मोल कितना होता है? 1 मोल हमारे पास में होता है 6.022 यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये होता है। अब मेरे को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ओके, और इस तरीके से मैं कहता हूं 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कूलम, ये चार्ज। और इसको आप सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 96500 कूलम, ये आएगा 96500 कूलम, ये चार्ज होता है हमारे पास में। तो मैं बता ऐसा यूनिट तो हम इसकी कूलम यूज करते हैं। चार्ज की यूनिट फैराडे भी यूज कर लेते हैं, फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू अपने पास में आई 96500 कूलम, ये चार्ज होता है 1, ठीक है ना। और भी यूनिट यूज कर लेते हैं इसकी, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट और भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए और भी यूज कर लेते हैं, ए बी कूलम भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ए बी कूलम, ये भी यूज कर लेते हैं यूनिट 1 कूलम, ठीक है ना। इस तरीके से और बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट बनाई जा सकती है, ऐसी कोई खास बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बनाई जा सकती है इसमें। तो खैर जो जो हमारे पास में यूजफुल होंगी न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, आगे आएंगे तो बताता चला जाऊंगा हम आपको, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी।
प्रॉपर्टी नंबर 3, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इज ट्रांसफरेबल, इज ट्रांसफरेबल। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफरेबल मतलब ये इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं ना आप, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन के पास है क्या, चार्ज ही है, तो मतलब चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं आप। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ये एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लें। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये कि चार्ज जो होता है हमेशा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड, फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी। एक आइसोलेटेड बॉडी के लिए, मतलब आइसोलेटेड मतलब जिसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो, यूनिक बॉडी हो अपने पास में, उसका जो टोटल चार्ज होता है हमेशा कंजर्व्ड होता है। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कैसे? अब आप कहोगे कि चार्ज तुमने प्रोड्यूस किया सर, आप बोल रहे हो नहीं, बट आपने जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया हुआ किसी बॉडी पे, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हुआ होगा दूसरी बॉडी पे। मतलब आपने मान लो 2 बॉडी हैं, ए है और बी है, तो ए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो ए से इलेक्ट्रॉन गया बी पे, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आया, लॉस किया, तो बी ने एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज आया, तो है तो टोटल चार्ज मिलके 0 ही। कितना है? 0 ही। क्लियर है बात? ओके, पोज करो, नोट करो इसको। हो गया? साफ कर दें? ठीक। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। कैसे? इसको और भी एक्सप्लेन करते हैं। मान लो अपने पास में एक कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है, जैसे ये रही, देखो आप मेरे पास में ये एक आइसोलेटेड बॉडी, इसको मैंने चार्ज दिया, मान लो क्या दिया? चार्ज। इसके पास था प्लस का 5 कूलम, इसके पास था -2 कूलम, ऐसे चार्ज था हमारे पास में। तो आपने इसके अंदर कुछ किया, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैंने देखा कुछ चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। इसके पास मान लो और भी चार्ज था इसके पास भी, यहाँ पर +2 कूलम भी था हमारे पास में, या प्लस का 3 कूलम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर -1 कूलम था। तो इसी तरीके से हमने कहा कि इसके अंदर कुछ किया हमने, कुछ किया, मतलब आज समझ सकते हो आप, 4 कूलम चार्ज आ गया, -3 कूलम आ गया, ठीक है ना, ऐसा सोचो 2 कूलम चार्ज आ गया। यहाँ पर कितना चार्ज वो कैलकुलेट करना जैसे। तो ये अपने पास में एक आइसोलेटेड बॉडी है, ये अपने पास में एक आइसोलेटेड बॉडी है, और एक आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम ये निकाल सकते हैं, चार्ज कुछ नहीं किया हमने, चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट किया बस। मतलब यहाँ पर 5 था, अब 4 हो गया, मतलब यहाँ से, मतलब ऐसा बोलो कोई इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, तभी तो चार्ज घट सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ का चार्ज कितना है, तो बोलोगे 4 -3 +2 +x इज इक्वल टू यहाँ का चार्ज 5 +3 -1 -2, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा, चेंज थोड़ी होगा वो। तो ये हो गया हमारे पास में x, 6 प्लस का 3, सोल्व करो इसको, 8 -3 हो गया 5, तो x की वैल्यू आई 2, कितनी आई 2, मतलब इस बॉडी पर चार्ज जो होगा वो प्लस का 2 कूलम होगा, प्लस का 2 कूलम। मतलब आप समझ गए, चार्ज हमेशा क्या होता है? एक कंजर्व्ड। कैसा होता है? कंजर्व्ड। क्लियर है बात? एडिटिव नेचर का होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 4 प्रॉपर्टी होगी होंगी, ठीक है ना, कितनी हो गई? 4। कुछ भी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप क्या है, हाँ नोट जरूर करते चले जाना बच्चों इसको, ठीक है ना। देखिए आप इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज इन एडिटिव नेचर, ये एडिटिव नेचर में होता है हमेशा। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है? जैसे मैंने कोई भी एक बॉडी, मान कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप की कोई भी बॉडी ले लेते हैं, और इस बॉडी को आपने चार्ज किया। एक बार तो आपने इसको चार्ज दिया, मान लो 5 कूलम, माइनस का 2 कूलम, प्लस का 1 कूलम, माइनस का 5 कूलम, और जैसे प्लस का 7 कूलम, ऐसे चार्ज दिया आपने। हम बोल रहे हैं कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज क्या होगा। तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा
वो जितनी बार भी आपने इंडिविजुअल चार्जेस जो दिए हैं उनका सबका एल्जेब्रिक सम कर दो, मतलब +5 है, ठीक, -2 है, +7 है, +1 है, -5 है। देखो तो कैंसिल हो रहा है, 7 8 में से 2 गया, कितना बच गया 6। तो इस बॉडी के पास जो नेट चार्ज है वो है +6 कूलाम, +6 कूलाम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? एडिटिव नेचर का। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कैसा होता है? एडिटिव नेचर का होता है। क्लियर है बात? ठीक है, साफ कर दें। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए आप, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भूल मत जाना, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको मतलब सिखाया कि चार्ज है क्या, चार्ज का ओरिजिन क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है चार्ज पार्टिकल। अब कौन सी सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैंने आपको सब बताया। क्लियर है ना? ठीक, आगे देखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना अपने पास में, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होता है, इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, अब इनवेरिएंट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आप लिख देते हैं। इसका मतलब ये है हमारे पास में कि जो चार्ज होता है, ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड या साइन, दोनों चीजें बोल सकते हैं आप, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये बोल सकते हैं आप, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता अपने पास में, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो अपने पास में एक बॉडी है कोई भी, और इस पे चार्ज है +5 कूलाम। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ पर कोई इंसान ए है, और एक पॉइंट ये रहा बी, और यहाँ पर कोई इंसान है बी। ए इंसान से पूछा गया भाई बॉडी के पास चार्ज कितना है, ये बोला 5 कूलाम। बी से पूछा गया इसके पास चार्ज कितना है, वो बोला +5 कूलाम। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। आप कहीं पर भी, कहीं से भी इस बॉडी के पास बोलोगे चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे +5 कूलाम। इसका एक मतलब और है, आप ये समझ सकते हैं चार्ज इनवेरिएंट का मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन। मतलब कोई बॉडी है, उसके पास चार्ज है, मान लो इस बॉडी के पास चार्ज है 10 कूलाम चार्ज है, ठीक है ना। अगर ये वैक्यूम में मूव करिए, किस तरीके से मूव कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी भी स्पीड से कर रही है, कभी चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, कंडीशन इज दैट वैक्यूम होना चाहिए। ये थोड़ी कि आप एटमॉस्फेयर मूव करवाओगे। अगर मैं एटमॉस्फेयर मूव करने लगेगा तो एयर के साथ फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। एक बॉडी को चार्ज करने का मेथड फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। क्लियर है? एयर नहीं होना चाहिए, वैक्यूम में होना चाहिए। चार्ज इनवेरिएंट होता है। क्या मास इनवेरिएंट होता है? मास, क्या मास चेंज हो सकता है स्पीड के साथ? हो सकता है क्या? ठीक है ना। अगर एक जनरली देखा जाए तो चेंज नहीं होता, बट वास्तविकता में चेंज हो सकता है अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, किसी बॉडी का मास जो होता है वो लिखा जा सकता है m0/√1 - v²/c², वेयर m0 जो होता है आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ। m0 एक रेस्ट मास होता है। मान लो अपने पास में कोई बॉडी है, ये रही बॉडी, ये रेस्ट पे थी, इसकी वेलोसिटी 0 है। अब इसका मास कितना? m0 है। अब ये क्या करने लगी? मूव करने रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो इसका मास जो m है, मान लो v वेलोसिटी जा रहा है तो इसका मास m है। तो अगर देखा गया v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मास ये हो जाता है, ठीक। अगर ये वेलोसिटी ये किसके कंपेरेबल में हो, ये किसके कंपेरेबल में हो? अगर कंपेरेबल टू c हो, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके कंपैरिजन में है, तो आपका मास जो होता है वो आपका चेंज हो सकता है। तो उस टाइम पे मास को इनवेरिएंट नहीं बोलेंगे, वो चेंज हो गया स्पीड के साथ। बट अपना जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। कैसा होता है? इनवेरिएंट होता है। चार्ज ऑलवेज इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट नहीं होगा अगर रफ्तार बहुत तेज कर दी जाए तो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में थी, एक साफ कर दें, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी
और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास में है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आप देख लेना बच्चों, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या है, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, जैसे आप सोचो, अब मेरे पास में कोई दो बॉडी है, एक तो बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। इसके पास नेट चार्ज 0 था, इसके पास नेट चार्ज 0 था, बट इसने कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो मेरे को पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लॉस किया है पॉजिटिव, गेन किया है नेगेटिव। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल इक्वल होता है, और वो मैग्नीट्यूड होता है ई के इक्वल। किसके इक्वल होता है, ई। और ई कितना होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, 19 कूलॉम, ठीक है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय ए साइंटिस्ट, नाम जो है वो है मिलिकान। तो मिलिकान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में उसने बताया था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, और सबसे छोटा जो चार्ज होता है उसको नाम दिया था उसने कहा सबसे छोटा जो क्वांटा, जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होती है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता। यह हमें मिलिकान्स ने बताया था। उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हो कम से कम। आप एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसके पास चार्ज आएगा +1e और इस पे आएगा -1e। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे तो इस पे आएगा +2e और इस पे आएगा -2e। मान लो आपने यहां से यहां n इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, n इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो यहां पर इस बॉडी पर चार्ज आएगा, वो आएगा पॉजिटिव, कितना आएगा Ne, और इस बॉडी पर चार्ज आएगा नेगेटिव -Ne। मतलब किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा कि चार्ज कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। वेयर n इज इंटीजर 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव इंटीजर बोला जा सकता है। तो हमने बोला कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस करते हैं आप, वो हमेशा किसके इक्वल हो सकता है, +-Ne। किसके बराबर हो सकता है, +-Ne। n क्या है, एक n है हमारे पास में कोई भी एक इंटीजर, एक क्या है, इंटीजर, एक इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 अप टू 100। अब n की वैल्यू क्या होगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। आपने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, n की वैल्यू 1, 2 किए 2, 3 आपने, मैं कहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। और E तो मैं आपको बता ही चुका हूं, E क्या है हमारे पास में, ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। स्मॉलेस्ट चार्ज है हमारे पास में। क्लियर है बात है, क्लियर है, फंडा समझ में आ गया है, क्लियर है, ओके। तो ये एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट दिया था हमारे पास में मिलिकान्स ने, और साइंटिस्ट ने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये बोला जा सकता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी always is equal to इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n का मतलब मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या इसको बोल सकते हैं आप क्वांटा। क्या बोला जा सकता है, क्वांटा। क्लियर। ई तो चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर, वो बोला हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई के बराबर होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई के बराबर होगा। फिर एन इज इंटीजर, एन क्या इंटीजर। अब प्लस लेना कि माइनस लेना वो आपको समझना है। अगर आप लॉस कर रहे हो तो प्लस, गेन कर रहे हो तो माइनस, लॉस कर रहे हो तो पॉजिटिव और गेन कर रहे हो तो नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है, साफ कर दे, समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। नेक्स्ट, तो आज हमारे कैमरे में कुछ टेक्निकल कमी है, जिसकी वजह से हमें ये लेक्चर शायद अभी बीच में ही बंद करना पड़ सकता है। क्लियर है,
कोई बात नहीं, जो मेथड है चार्ज को प्रोड्यूस करने की वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, बट उससे पहले जाते जाते एक छोटा सवाल है हमारे पास में, ठीक, वो देखिए। सवाल तो बहुत सारे बन सकते थे, बट अभी हमारा कैमरे में कुछ कमी है तो अभी क्लास बंद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। मैं कहता हूँ हमारे पास में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ, मान लो मैं कहता हूं 3.2 पिको कूलम, ठीक है ना, पिको कूलम। इतना चार्ज प्रोड्यूस करना आपको, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब मेरे को पता है ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, तो आप क्या यूज करोगे, Q इज इक्वल टू NE, प्लस साइन लेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ बट कुछ याद रखना बातें, याद रखना बच्चे, 1 मिली कूलाम होता है 10⁻³ कूलाम के इक्वल, 1 माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल, एंड 1 N कूलाम होता है, नैनो कूलाम होता है 10⁻⁻9 कूलाम, एंड 1 पिको कूलाम होता है 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो 10⁻6 मतलब माइनस का 12 कूलाम। कुछ कन्वर्जन से आपको याद होनी चाहिए, क्लियर है। तो क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3.2 पिको कूलाम, इसको आप कूलाम में चेंज कीजिए 10⁻12, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करो मेरे हिसाब से सभी जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट को सबसे पहले आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। इज इक्वल टू एन की वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आया 3.2 इंटू 10⁻12 बाई 1.6 इंटू 10⁻19। कभी भी कैमरा बंद हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, आपको पूरा करना सवाल। ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटू 10⁻12 है ऊपर, 10⁻19 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू कितना बचेगा हमारे पास में, 10 की पावर कितना बच गया, 7, कितना बच गया 7। तो इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। ये एक इंटीजर वैल्यू है, याद रखना। अगर इंटीजर नहीं आ रहा आपका तो सवाल गलत है, मतलब वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। एन अगर इंटीजर आए तो चार्ज एग्जिस्ट है, अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो एग्जिस्ट नहीं है। एन हमारे पास में 1 से लेस भी नहीं आना चाहिए, 1 से लेस आ रहा मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, याद रखना। एन की वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है, 1 से लेस आ रही है, जैसे फ्रैक्शन में आ रही है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ रही तो चार्ज एग्जिस्ट कभी नहीं होता। जैसे कोई आपसे पूछ ले, मैं कहता हूं कि 8 इंटू 10⁻20 कूलाम प्रोड्यूस कर दिया सर मैंने ये चार्ज, कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो 1.6 इंटू 10⁻19 से भी छोटा चार्ज हो गया ना, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, एन क्या आना चाहिए, एक इंटीजर, क्या आना चाहिए कि इंटीजर। अगर इंटीजर आए तो चार्ज एग्जिस्ट है, अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है, ठीक, तो चार्ज होगा, हाँ आप इतना चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो। और एन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल और ग्रेटर देन टू 1 आनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है आपकी, मतलब एन की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन से भी कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा और इस केस में चार्ज एग्जिस्ट होगा। मतलब फ्रैक्शन में आ जाए एन की वैल्यू, ठीक है ना, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो आप समझ जाना चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्लियर है। तो आज इतना ही रखते हैं बच्चे, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहे, स्टडी करते रहे। क्लास लंबी लेनी थी मेरे को, ठीक है ना, मेरे को मेथड भी पढ़ाने थे, बट कुछ कमी आने की वजह से मैं आपको ये जो मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।